अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का यूनिट नंबर 2, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर जो हम लेक्चर सीरीज़ पढ़ें नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 9 से, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग सेशन। The British government began the process of crafting the future constitution of India. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रोसेस शुरू किया कि इंडिया का जो फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो लॉ होगा, वो क्या होगा। टेकिंग इनटू अकाउंट द नेहरू रिपोर्ट को भी देखा कि वो क्या थी, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स को भी देखा, एंड द आउटकम्स ऑफ द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, और जितने भी रिजल्ट्स निकले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किए उसके, ठीक है, उसको देखते हुए उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकाला। द फॉलोइंग वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1935 कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ मेजर फीचर्स थे 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन के। बाई कैमरल लेजिस्लेशन, देयर वॉज अ बाई कैमरल लेजिस्लेशन, मतलब 2 हाउसेज होंगे। बाई कैमरल लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि 2 हाउसेज में जो कंट्री होगी वो डिवाइड होगी। द काउंसिल ऑफ स्टेट सर्व्ड एज अ अपर हाउस चैम्बर। द काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि पूरी जितनी भी कंट्री है, ठीक है, उसकी जितने भी चीज़ें देखेगी वो अपर हाउस देखेगा। कंप्राइजिंग आर टोटल 260 मेंबर, कितने मेंबर होंगे? 260, विद 156 रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंसेस एंड 104 रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो आजकल के दौर में हम देख सकते हैं वो एक नेशनल असम्बली, ठीक है, नेशनल असम्बली या सेनेट। अब सेनेट हमारा अपर हाउस है, ठीक है, सो सेनेट हमारा जो है वो अपर हाउस है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, तो अगर यहाँ पर हम उसको सेनेट ले लें क्योंकि सेनेट हमारा अपर हाउस है, तो इसके अंदर भी जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, आई थिंक सो 96 जो है हमारे पास टोटल सीट्स होती हैं अब हमारे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो अपर हाउस है सेनेट के अंदर इतनी सीट्स होती हैं, और उसके अंदर भी रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोविंसेस को भी, ठीक है, और साथ में सेंटर को भी, ठीक है। तो 104 रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स। द फेडरल असम्बली सर्विंग एज अ लोअर हाउस, ठीक है। तो फेडरल असम्बली जिस तरह हमारे पास नेशनल असम्बली है वो लोअर हाउस है हमारे कंट्री के अंदर, वहाँ पर बताया गया कि फेडरल असम्बली जो होगी वो लोअर हाउस के तौर पर काम करेगी, जिसके अंदर 375 मेंबर्स होंगे, और विद रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंस 250 रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंस एंड 125 रिप्रेजेंटिंग द स्टेट। स्टेट से मुराद यहाँ पर क्या है? स्टेट से मुराद यहाँ पर फेडरल कॉन्सेप्ट है कि जितने भी फेडरल में लोग होंगे, मतलब जो उनका कैपिटल होगा और उसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके होंगे उनके जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 125 लोग होंगे, जबकि प्रोविंस जो होगा वो बाकी जितने भी प्रोविंस होंगे सब कॉन्टिनेंट के वो रिप्रेजेंट करेंगे 250, ठीक है। टोटल कितने लोग होंगे? 375, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड स्टेट। तो बेसिकली क्या हुआ, फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। फेडरल सिस्टम मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डुअल सिस्टम होता है, जिसमें एक तो पावर होती है वो वेस्ट की जाती है सेंटर के अंदर, और उसके प्रोविंसेस को भी इक्वली इख्तियारात दिए जाते हैं कि वो अपने आप को रूल कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स, द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 लिस्ट, द फेडरल लिस्ट, द प्रोविजनल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब फेडरल लिस्ट वो है जो काम सारे फेडरल करेगा, ठीक है। जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, कैपिटल है हमारा, फेडरल जो है वहाँ पर होगा, नेशनल असम्बली वहाँ पर होगी, वो सारे काम वो करेगा। द प्रोविजनल लिस्ट वो होगी जो कि प्रोविंस की असम्बलियाँ करेंगी, ठीक है, वो लिस्ट वो होगी जिसमें प्रोविंस की असम्बलियाँ करेंगी, और वो सिर्फ काम वो प्रोविंस ही करेगा, सूबा करेगा, फेडरल नहीं करेगा। एंड द कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसके अंदर दोनों वो काम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों वो काम करेंगे, या फेडरल करे या फिर प्रोविंसेस करें। प्रोविंसेस, इंडिया हैड 11 प्रोविंसेस अंडर 1935 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक्ट के अंदर, ईच विद अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट एनलिस्ट इन द प्रोविजनल एंड कंकरेंट लिस्ट। और हर एक के पास ये अथॉरिटी थी, ये ताकत थी कि वो अपना लॉ बना सकते हैं सब्जेक्ट एनलिस्टेड इन द प्रोविजनल कंकरेंट लिस्ट, जो कुछ बताया गया कि कौन से काम प्रोविंस से करने, कौन से कंकरेंट लिस्ट में होंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने लॉ मेकिंग कर सकते हैं। प्रोविजनल अटोनॉमी वॉज इंक्रीज। प्रोविजनल अटोनॉमी का मतलब है कि उनकी सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविजनल अटोनॉमी का मतलब होता है कि आपके पास इतनी ताकत हो कि आप अकेले काम कर सको, तो प्रोविंसेस को भी इतनी ताकत दी गई कि वो खुद भी काम कर सके, खुद मुख्तारी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ईच प्रोविंस हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर वाज obliged टू एक्ट अपॉन द काउंसिल एडवाइस। हर प्रोविंस के अंदर कुछ ना कुछ काउंसिल्स थी, मिनिस्टर्स की जो भी मशावरत कर सकते हैं, जितने भी कैबिनेट है, एंड द गवर्नर्स, और गवर्नर्स एलोकेट किए गए, तो जो एक्ट करेंगे काउंसिल की एडवाइस के अकॉर्डिंग। हाउएवर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भी प्रोविंस का, सूबे का गवर्नर होगा वो जो होगा वो कम इख्तियारात रखेगा, और वो सबऑर्डिनेट मतलब उसके अंडर काम करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नीचे काम करेगा, ठीक है।
अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, द इंडियन काउंसिल वाज अबॉलिश्ड, पहले इंडियन काउंसिल होती थी वो अबॉलिश कर दी गई, वो निकाल दी गई, ख़त्म कर दी गई। फेडरल कोर्ट, द फेडरल कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस एंड 6 अदर जजेस सर्व्ड एज हाईएस्ट कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट वो होगा जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होगा, 6 अदर जजेस होंगे, ठीक है, जो सर्व करेंगे उस कंट्री के सबसे हायर कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट के तौर पर। द एक्ट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द पावर ऑफ फेडरल कोर्ट, और ये एक्ट जो है वो बताएगा कि उस फेडरल कोर्ट की कितनी पावर है, कितनी ताकत है उसके पास कि वो क्या क्या कर सकती है। सो इस पूरे के अंदर बेसिकली बताया गया कि 1935 के एक्ट जो है कि एनालिसिस लिखा हुआ यहाँ पर, टू सेटिस्फाई डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया एंड सोसाइटी ड्यू टू इनएबिलिटी टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन, द प्रोविजनल गवर्नर्स एंड द वायसराय ऑफ इंडिया held significant power. The federal system introduced under the act had some flaws. Central portion of 1935 act was not implemented and not only the provisional part was put into force. तो बेसिकल एनालिसिस यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि ये सिस्टम ज़रूर इंट्रोड्यूस हो गया था लेकिन इसका फ़ायदा फेडरल को तो नहीं हुआ, लेकिन प्रोविंसेस में ये फ़ायदा हुआ कि प्रोविंसेस को उन्होंने ये इख्तियार दे दी गई कि वो अपनी असम्बलियाँ जो हैं उसके अंदर खुद से लॉ मेकिंग कर सकते हैं। सो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का इतनी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, क्योंकि जो कुछ भी बना है पाकिस्तान के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं वो इसी की बेस पे बने हैं, और इंडिया के अंदर भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली ही बने हैं। ये बेसिकली एक किस्म की जो है मेन जो रोड मैप है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। सो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for